Hello learners, welcome you all again, and the topic that we are going to discuss today is assessment for learning. जिस तरह से आजकल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि असेसमेंट पर बेस्ड है। और ये टॉपिक न केवल आपके सीटेट या अदर टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये टॉपिक आपके अदर टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट एजुकेशन सब्जेक्ट को बीए या एमए में पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स नेट या सेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकिंग्स हमारा मोटिवेशन बढ़ाती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, please do feedback in the comment section of the video. So without wasting of time, let's start today's discussion, and the first question is, assessment is necessary in learning. अधिगम में आकलन आवश्यक है। For screening, चयन करने हेतु, for motivation, प्रेरणा देने के लिए, C, to promote the objectives of separation and ranking, रैंकिंग अर्थात श्रेणीकरण, सेपरेशन अर्थात पृथक्करण के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, या इसका आंसर डी है, टू प्रोवाइड मार्क्स एंड ग्रेड। सेपरेशन या पृथक्करण का यहाँ पर मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है उनके सेपरेशन का, या मार्क्स भी हो सकते हैं, स्कोर्स भी हो सकते हैं। जैसे आजकल कुछ स्कूलों में ग्रुप बांट कर बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में बच्चे बैठते हैं। ज़्यादा जो वो एक ग्रुप में वो स्टूडेंट बैठते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, एक ग्रुप में एवरेज स्टूडेंट्स बैठते हैं, और एक ग्रुप में वीक कह सकते हैं जो थोड़े से बैकवर्ड या पिछड़े बालक होते हैं, वो बैठते हैं। और फोर्थ ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स को मार्क्स या ग्रेड देने के लिए, तो इसका सही उत्तर है ए। असेसमेंट का उपयोग अधिगम में होता है स्क्रीनिंग अर्थात चयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन बोर्ड, शिक्षा बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को कम करने के लिए। टू इम्प्रूव द मिस्टेक्स, गलतियों में सुधार लाने के लिए। ये समझने के लिए कि लर्निंग अधिगम किस तरह से, अधिगम की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, अधिगम को रिकॉर्ड करना या अधिगम को इम्प्रूव करना। या फिर इसका डी ऑप्शन है, टू मेक बैलेंस बिटवीन टीचिंग एंड टेस्ट, अर्थात शिक्षण और परीक्षण के बीच में संतुलन बनाना। इसका सही उत्तर है डी। अब आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न आपके सामने है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक क्यों है। मात्र इसलिए तो नहीं है कि हम अधिगम को देखें, उसको रिकॉर्ड करें और उसमें सुधार लाएं, क्योंकि अधिगम, सिर्फ अधिगम को ये सब कर लेने से हमारा काम नहीं होगा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ होता है सिर्फ आपकी स्कॉलिस्टिक नहीं, को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें जहाँ शिक्षण और परीक्षण दोनों के मध्य में बैलेंस होता है, वहीं आपका इवैल्यूएशन संभव हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम द टीचर एश्योर्ड दैट असेसमेंट इंक्लूड। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक या शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि असेसमेंट में सम्मिलित होना चाहिए। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट टूल, जिस उपकरण के माध्यम से आकलन किया जाना है उसकी विश्वसनीयता तथा वैधता। इसके साथ ही साथ मिनिमम लेवल ऑफ असेसमेंट, अधिगम के न्यूनतम स्तर का पालन करते हुए विद्यालय के प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल, आकलन किए जाने वाले उपकरण का मानकीकरण। या डी, सोशल कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना है। प्रश्न है, एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम में शिक्षक या शिक्षिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन में सम्मिलित हो। रिलायबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स?
मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में, जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि रिलायबिलिटी का अर्थ होता है किसी परीक्षण पर आए जाने वाले अंकों में संगतता। किसी परीक्षण को अगर बार बार लिया जा रहा है तो उसमें अंक लगभग समान आ रहे हैं किसी के, तो दैट इज रिलायबिलिटी, या जिसे हम कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट कह सकते हैं। वैलिडिटी होता है कि जिस भी उद्देश्य के लिए उस परीक्षण को बनाया गया है वो परीक्षण उन उद्देश्यों को पूरा करता है कि नहीं करता है। सी आपको देख लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक टीचर मेड टेस्ट होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। टीचर मेड टेस्ट टीचर द्वारा बनाए जाते हैं और स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ब्लूप्रिंट, डिफ़िकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन लेवल सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है और तब आपका टूल बनता है। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 4 है विद्यार्थियों आपके सामने कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों की मदद करता है ये समझने में, ऑप्शन ए, कि पिछड़े विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली मेहनत बेकार है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ठहराना। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों की मदद करने के लिए यूनिफॉर्म या एक समान फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन स्टाइल को प्रयोग करना। या फिर डी, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानना या उनका आकलन करना और उसी के हिसाब से उनको पढ़ाना। इसका आंसर बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे और इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन 5 है आपके सामने, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का उद्देश्य है डिसीजन, फैसला करना, प्रिडिक्शन, पूर्व कथन करना, जजमेंट, निर्णय लेना, या फिर डी, ओपिनियन। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसका सही उत्तर देंगे और इसका सही उत्तर है सी, जजमेंट करना। क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आप पूर्व कथन भी नहीं कर सकते, कोई ओपिनियन भी नहीं बना सकते या ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते और फैसला लेना भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जजमेंट करना होता है, एक निर्णय करना होता है कि क्या हमको इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि तीनों में अंतर बताया था आपको कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन में मूल्य के साथ निर्णय लेना होता है। आपको जैसे मैंने मेजरमेंट में बताया था कि किसी चिन्हों को या किसी अंकों को प्रदान कर देना, इस मापन, किसी भी एट्रीब्यूट को चिन्ह या अंक प्रदान कर देना मापन होता है। वहीं मैंने आपको असेसमेंट बताया था कि विद्यार्थी की कमियों को भी बताना, दैट इज असेसमेंट। पर इवैल्यूएशन में इन दोनों के ऊपर वाली प्रोसेस पर हम आ जाते हैं और जिसमें हमको मूल्य आधारित निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन और मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य धन अंकन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय, विद्यार्थियों के अधिगम में जो गैप होता है उसको डायग्नोस करना, उसका जब पता लगाया जाता है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा। एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, उसको उचित रेमेडी उपाय दिए जाएं। इंटेंसिव ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बहुत गहन रूप से उसके साथ प्रैक्टिस की जाए। सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ ऑल लेसन्स, सारे पाठों का या सारे लेसन्स का क्रमबद्ध रूप से रिवीजन करवा दिया जाए। या डी, रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, अधिगमकर्ताओं तथा उनके अभिभावकों को या पेरेंट्स को इसकी रिपोर्ट कर देना या बता देना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो हम उसकी रेमेडी लेते हैं, उसकी दवा लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स, जिसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर ध्यान देके उसे समझा सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक आकलन या मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। ए, असाइनमेंट, बी, ओरल क्वेश्चन, सी, टर्म टेस्ट, या डी, क्वेश्चन या क्विज एंड गेम्स। बी और डी तो इसके उत्तर नहीं है, क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए और सी में। असाइनमेंट भी इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट में भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है टर्म टेस्ट, सी, जो कि एक उपयुक्त उपकरण नहीं।
क्वेश्चन 8 है आपके सामने कि मिस्टर शुभ टुक हिज क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक ही डिस्कस द ट्रिप विद हिज स्टूडेंट्स, इट मे कॉनोटेड एज। मिस्टर शुभ ने एक फील्ड ट्रिप के लिए क्लास ली और वहाँ से आने के बाद वो फील्ड ट्रिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों से। ये क्या डिनोट करता है या ये क्या कॉनोटेट करता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर असेसमेंट या लर्निंग ऑफ असेसमेंट। देखिए ऑप्शन सी और डी तो है ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है। ऑप्शन ए या बी में ही इसका उत्तर है। ये होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग ए, क्योंकि फील्ड ट्रिप से वापस आने के बाद विद्यार्थियों से डिस्कस किया जा रहा है, अर्थात अधिगम का आकलन। लेकिन अगर ड्यूरिंग फील्ड ट्रिप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता हाउ यू आर फीलिंग, कैसी लग रही है ट्रिप, तो देन इट वुड बी असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन 9 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्न में से जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स या ऐसे टाइप क्वेश्चन। आप ऑप्शंस देखकर आराम से बता सकते हैं कि ए, बी और डी तीनों ही इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं है और इसका सही उत्तर है सी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। प्रश्न है आपसे, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला सिद्धांत है कि टीचर अपने लर्नर्स की कैपेबिलिटी अच्छे से समझते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। ऑप्शन बी है, स्टूडेंट्स को हर हाल में अच्छे मार्क्स चाहिए या हाई ग्रेड्स चाहिए। ऑप्शन सी है, स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ द एग्जामिनेशन। परीक्षा लेने वाले बाहरी बॉडीज या बाहरी जो अधिगम शासनकर्ता होते हैं उनकी कंपैरिजन की तुलना में स्कूल्स अधिक एफिशिएंट होते हैं। डी, असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। इसका सही उत्तर है ए, विद्यालय आधारित आकलन इसलिए लिए जाने चाहिए क्योंकि टीचर्स को अपने विद्यार्थियों की, अपने अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का ज्ञान होता है। क्वेश्चन 11 है आपके सामने, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क संगत, प्रेडिकेट मतलब पूर्व कथन या वो समझ लीजिए आपकी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को होना चाहिए, बट दैट शुड बी लॉजिकल, असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, क्योंकि CCE अधिगम के एक से अधिक पक्षों को आकलित करता है, आकलन के लिए उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करता है, मानव व्यक्तित्व की संपूर्ण प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, या फिर ये टीचर्स पर बर्डन को बढ़ाता है। इसका सही उत्तर है सी। ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि CCE व्यक्ति की या स्टूडेंट्स की होल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट से संबंधित है, क्योंकि इसमें स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन 12 है आपके सामने, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अधिगम का आकलन निम्नलिखित में से किसको नहीं सम्मिलित करता है? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स या फिर मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। प्रश्न समझ लीजिएगा, अधिगम के लिए आकलन निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं करता है? विद्यार्थियों की अधिगम स्टाइल्स को, स्ट्रेंथ को या फिर नीड्स को। A, B, C तीनों सही हैं और इसका सही उत्तर है डी। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों की गलतियों को सम्मिलित नहीं करते हैं। क्वेश्चन 13 है आपके सामने, द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कॉलस्टिक एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन को स्कॉलस्टिक एरियाज कैन बी जस्टिफाइड एज। इसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि पहले क्या होता था कि अगर विद्यार्थी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, उसके एकेडमिक स्कोर या पेपर पेंसिल टेस्ट जो होता है उसमें स्कोर्स कम अच्छे आते हैं, लेकिन वो गाने में बहुत अच्छा है या फिर वो डांस करने में बहुत अच्छा है, तो लेकिन अब उसने क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो उसे कम नंबर दिए जाते थे। पर अब इस प्रक्रिया को चेंज किया गया है और बच्चों की मार्किंग इस आधार पे की जाती है कि अगर वो पढ़ने में कम भी अच्छा है लेकिन अगर वो किसी और चीज़ में अच्छा है
तो उसको देखकर बच्चों की मार्किंग की जाती है या उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ को स्कॉलिस्टिक एरियाज, तो इसे जस्टिफाइड कैसे किया जा रहा है। इट इंश्योर्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, क्या ये मैनुअल मानव द्वारा की जाने वाली मेहनत को सम्मान देता है, ये यूनिवर्सल रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, ये व्यक्ति या स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मानित करता है, या फिर इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट, या फिर ये मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्षतिपूर्ति डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन के कारण उनके साथ जो गलत होता है उसकी क्षतिपूर्ति नीति के रूप में उस नीति को फॉलो करता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों, इट कैटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, या फिर हर व्यक्ति में हर गुण होते हैं, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट अपनी अपनी कुछ अलग विशेषताओं के साथ होता है। तो इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट या उसको बढ़ावा। क्वेश्चन 14 है आपके सामने, असेसमेंट डैश लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द डैश बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर कनेक्शंस, मतलब assessment for learning influences learning by reinforcing the connections between assessment and instruction, या फिर इसका ऑप्शन है assessment for learning influences learning by reinforcing the differences between assessment and instruction, C of differences, या फिर of variance। जब reinforcing की बात हो रही है तो इसका मतलब ये assessment for learning है, assessment of learning नहीं है। सेकेंड आपसे ये पूछ रहा है कि कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन या फिर डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। जब भी रीइंफोर्सिंग की बात हो रही है उसके साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग है तो इट ऑलवेज डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 15 है आपके सामने, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी संकलनात्मक आकलन हो सकता है, प्री टेस्ट, बी पोस्ट टेस्ट, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी ओनली आइदर ए और बी। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं संकलनात्मक मूल्यांकन या आकलन हो सकता है। प्री टेस्ट होता है पहले, मतलब कोई भी नया पाठ शुरू करने से पहले। पोस्ट टेस्ट होता है पाठ खत्म होने के बाद। तो क्या ये ए और बी दोनों है या फिर उनमें से एक है, ए है या फिर बी। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट पहले भी हो सकता है या पाठ की समाप्ति पर भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है। सो स्टूडेंट्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पहला वीडियो है और ये वीडियो सीरीज अभी चलती रहेगी, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, और ये डिस्कशन आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है और इसके प्रश्न जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आप इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको समझना है इन टर्म्स को और असेसमेंट फॉर लर्निंग को, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर सच में आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई फीडबैक ज़रूरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विथ मी and thank you very much for listening me patiently, and best of luck for your exams.